हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग कल त्योहार होली जैसे त्योहारों को आनंद लेने के पश्चात आप लोग अपनी अब परीक्षा की तरफ लौट आइए या अपनी पढ़ाई की तरफ लौट आइए। कल आप लोगों ने होली का एंजॉय लिया होगा। उसके बाद अब आपकी जैसी-जैसी परीक्षाएँ करीब होती आ रही होंगी, आपको उतना ही प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा। इस वजह से आप अपनी परीक्षा को फिर तुरंत अपनी तैयारी को फिर पुनः निरंतर अपने पथ पे लाइए और उसके बाद फिर उसी मन से, जिस मन से आप पहले होली के पहले पढ़ाई कर रहे थे, उसी मन से पुनः अपने पढ़ाई की तरफ अग्रसर होइए। चलिए, हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास देख रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब इतने लंबे समय के बीच में दिल्ली सल्तनत पे कई वंशों ने शासन करते हैं, या कह सकते हैं ओवरऑल 5 वंश शासन करते हैं। आखिर ये 5 वंश कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं और उनका कौन-सा क्रम होता है। इन सब के बारे में जानते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वे 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये 5 वंश होते हैं और ये पाँचों वंश का यही क्रम होता है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे, या कह सकते हैं दिल्ली के इस बागडोर पे, इसी क्रम से वे सिंहासन को आरूढ़ होते हैं या सिंहासन पे आसीन होते हैं। इसके पश्चात आपसे अगर मध्यकालीन इतिहास या दिल्ली सल्तनत से अगर क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इसके बारे में हम लोग देख या जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए, जो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए या जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक होता है, और दूसरा पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं, या फिर उन वंशों के क्रम बताया जाए, या उन वे 5 वंश कौन-कौन से थे। ऐसे ये होते हैं सामान्य क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है या उलझाने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या गुलाम वंश के प्रारंभ से लेके लोदी वंश के प्रारंभ के बीच के समयावधि को, या कह सकते हैं लोदी वंश के अंत के समयावधि के बीच के दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं या नहीं कहते हैं? या कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समयावधि को दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? और कहा जा सकता है कि जैसे गुलाम वंश के उत्थान से लेके मुगल काल के उत्थान के बीच के समयावधि को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ऐसे इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जो इसके शासकों ने कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन-सा वंश होता है, सबसे कम शासन करने वाला कौन-सा वंश होता है, और ऐसे तमाम पे ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे, या ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू होगा या दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप उनको सॉल्व करिए। देखिए कि क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को फिर आगे निरंतर करते रहें। देखिए, अभी हम लोग जो तीसरा वंश पढ़ रहे थे, तीसरा वंश कौन-सा पढ़ रहे थे? तुगलक वंश। तुगलक वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो कितना होता है? 1320 से लेके 1414 ईस्वी के बीच तुगलक वंश का कार्यकाल था, और इसके संस्थापक कौन बताए गए थे? इसके संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक, इसके शासक बनते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। एक बार हम लोग फिरोज शाह तुगलक की जो कल वाली क्लास थी उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। उन्होंने कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। आखिर अगर हमें कल की क्लास में कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो तो देखिए, कल की क्लास में आपको बताया गया कि फिरोज शाह तुगलक ने आखिर क्या-क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग जो अगला शासक होते हैं, फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के पश्चात जो अगले शासक होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, उस दिन की क्लास में आपको बताया गया था, या कल की क्लास में आपको बताया गया था, जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को लाके उन्होंने अशोक के 2 स्तंभों को एक मेरठ से, दूसरा मेरठ से पहला, दूसरे को जो दूसरा स्तंभ था, दूसरा जो टोपरा था, इन दोनों स्तंभों को जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन दोनों स्थानों से लाके उन्होंने दिल्ली में इनको पुनः स्थापित करते हैं या पुनः स्थापित करते हैं। ये 2 स्तंभ कौन-कौन से थे? पहला जो मेरठ का स्तंभ था, दूसरा था टोपरा। टोपरा कहाँ पे है? अम्बाला में, ये आपको बताया गया था। उसके बाद इन दोनों को कहाँ स्थापित करते हैं? एक तो स्थापित करते हैं टोपरा, और इसको इस स्तंभ लेख को कहाँ करते हैं? जो फिरोजाबाद होता है, फिरोजाबाद मस्जिद के पास,
फिरोजाबाद मस्जिद के पास इसको स्थापित करते हैं। और दूसरा जो स्तंभ लेख होता है इसको स्थापित उन्होंने करते हैं जो हिंदू राज अस्पताल है उसके पास एक होता है कास्के शिकार कास्के शिकार स्थान होता है, वहाँ पे इसको स्थापित करते हैं। पहले जो अशोक के 2 स्तंभ लेख होते हैं, पहला जो मेरठ और टोपरा होता है, इन दोनों स्तंभों को वो लाते हैं दिल्ली, वहाँ उन स्थानों से लाके इनको दिल्ली लाते हैं। दिल्ली लाने के पश्चात टोपरा वाले हमले को उन्होंने फिरोजाबाद जहाँ मस्जिद है या कह सकते हैं जहाँ सल्तनत था वहाँ पे स्थापित करते हैं। और दूसरा ये हिंदू अस्पताल के सामने कास्के शिकार स्थान होता है, वहाँ पे इन दोनों को स्थापित करते हैं या इनको इन स्तंभों को स्थापित करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया था उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। अनुवाद विभाग की क्या स्थापना क्यों करते हैं? अनुवाद विभाग की स्थापना इसलिए किया जाता है जैसे जो हिंदू संप्रदाय हैं और मुस्लिम समुदाय हैं ये दोनों एक दूसरे के बातों को या वार्ताओं को या उनकी भावनाओं को समझ सके, इसी वजह से उन्होंने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। इस अनुवाद विभाग का और कार्य होता है कि जैसे जो भी उनकी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको अच्छे से या उनका अनुवाद करके जो अगल दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उन्हें समझने में आसानी हो सके। इसी वजह से ये फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना करते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने कई संस्कृत के कई ग्रंथों को संस्कृत के कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में अनुवाद कराते हैं ये इन्होंने ये करते हैं जैसे कई ग्रंथों को जो संस्कृत के कई महाग्रंथ होते हैं उनको इन्होंने फारसी में अनुवाद कराते हैं। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। इसके बाद 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनते हैं नासिरुद्दीन महमूद। कौन बनते हैं? अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में अब हम लोग देखते हैं आखिर इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है, इन्होंने अपने समाज या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के विकास में क्या क्या योगदान देते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अभी इस क्लास में देखेंगे। अब ये शासक होते हैं नासिरुद्दीन महमूद। देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कब से होता है। नासिरुद्दीन महमूद होते हैं। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 1394 ईस्वी से लेके 1412 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। क्या होता है? नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1394 ईस्वी से लेके 1412 ईस्वी के बीच ये नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल होता है। और इसके साथ जान लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह आखिर दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं जब तुगलक वंश के कौन थे शासक होते हैं। देखा जाए तो ये तुगलक वंश के या अल्लापांड के तुगलक वंश के सबसे अंतिम शासक, ये तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। क्या होते हैं? ये देखा जाए तो जो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं ये तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं। अंतिम शासक देखा जाए तो जो तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश के कार्यकाल आपको बताया गया कितना है। तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच ये तुगलक वंश का कार्यकाल होता है। और जो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं ये तुगलक वंश के सबसे अंतिम शासक होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के बीच इनका ये शासनकाल होता है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आप कह सकते हैं जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश में जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे तभी इन्हीं के शासनकाल में इनके साम्राज्य के अंदर कई बार विद्रोह होने लगे थे। या कह सकते हैं उन्हीं के मोहम्मद बिन तुगलक या कह सकते हैं उन्हीं के शासनकाल में एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक मर्ज का इलाज करने जाता है तो उस मर्ज को ठीक होने से पहले ही कई मर्ज और उत्पन्न हो सकते हैं या दोबारा दो नए मर्ज उत्पन्न हो जाते हैं, इस तरह के उन्होंने बताया था। उसके बाद वही कार्य देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी होता है। और अंत में देखा जाए तो जो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं इनके भी शासनकाल में वही होता है। इनके शासनकाल में देखा जाए तो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जैसे कह सकते हैं जो जौनपुर राज्य होता है या पंजाब राज्य होते हैं, पंजाब सूबा होता है, इन सब में विद्रोह होने लगा। इन विद्रोहों होने के पश्चात जो वहाँ के सूबेदार होते थे या वहाँ के जो मुख्य होते थे, उस राज्य के जो मुख्य कार्यकर्ता होते थे या कह सकते हैं जो सूबेदार होते थे या उनके जो वजीर वहाँ पे होते थे, वे विद्रोह करने के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। जैसे जौनपुर को जो स्वतंत्र घोषित करके वहाँ पे स्वयं सत्ता स्थापित करना चाहते थे वो थे शाहजहां ने। अल्लाह को लिखते ख्वाजा जहां जो थे जौनपुर को जौनपुर में ख्वाजा जहां जो थे जौनपुर में स्वतंत्र स्वायत्ता स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र स्वायत्ता स्थापित करते हैं।
स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। एक कहावत है, देखा जाए तो जब साम्राज्य कमज़ोर पड़ता है या थोड़ा उसमें जो योग्य कुशल या कह सकते हैं जो योग्य उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, तो साम्राज्य हर हाल में विखंडित होने लगता है। वही हाल देखा जाए तो जो तुगलक वंश था और तुगलक वंश के पतन काल का प्रारंभ हो गया था। इसी वजह से उनके शासनकाल में ही काफ़ी विद्रोह होने लगे थे। जैसे जौनपुर में विद्रोह हो गया। इसके बाद अगला जो होता है पंजाब के जो सूबे, पंजाब सूबा जो था, पंजाब सूबा में विद्रोह हो गया, विद्रोह हो गए। ये विद्रोह का कर्ता क्या कह सकते हैं, ये विद्रोह किसने किया था? इस विद्रोह जो पंजाब का विद्रोह होता है या पंजाब जो सूबा होता है वहाँ पे विद्रोह करते हैं खिज्र खां। कौन होता है? खिज्र खां। खिज्र खां ये विद्रोह कर देते हैं पंजाब सूबा पे। आखिर इन्होंने विद्रोह क्यों करते हैं? पंजाब को वे स्वतंत्र कराना चाहते हैं। स्वतंत्र कराने के पश्चात है और इनकी निगाह देखा जाए तो यह कह सकते हैं इनका जो लालसा होता है कि वह दिल्ली पे शासन करने का। इन्होंने दिल्ली शासन पे, यह कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर के लिए उन्होंने दिल्ली साम्राज्य पे कई बार आक्रमण भी करते हैं। फिर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उन्होंने दिल्ली पे कई बार आक्रमण भी करते हैं। आक्रमण करने का एक उद्देश्य होता है, वे दिल्ली की बागडोर को अपने हाथों में लेना चाहते थे। पंजाब का ये विद्रोह करते, उसके बाद दिल्ली की बागडोर चाहते थे। दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में चाहते थे, अपने हाथों में चाहते थे। पंजाब के कौन सा पंजाब में किसने विद्रोह करते हैं? पंजाब में विद्रोह करते हैं खिज्र खां। क्यों करते हैं? क्योंकि वे दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में संभालना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने पंजाब में विद्रोह करते हैं और पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिला। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट ये होता है कि जो फिरोज शाह होते हैं, फिरोज शाह के दो पुत्र होते हैं। एक तो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, दूसरे होते हैं नुसरत शाह। फिरोज शाह के दूसरे पुत्र, फिरोज शाह के दूसरे पुत्र, उनके जो दूसरे पुत्र थे नुसरत शाह। जो फिरोज शाह के दूसरे पुत्र थे, या कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह के जो दूसरे भाई थे, वे दोनों आपस में विद्रोह करने लगे। या कह सकते हैं एक दूसरे से युद्ध करने लगे, या कह सकते हैं एक दूसरे से आपसी मतभेद होने लगे। आपसी मतभेद होगा तो दिल्ली की बागडोर में काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये दोनों का मतभेद का एक ही रीजन था, क्योंकि दिल्ली की बागडोर ये नुसरत शाह भी चाहते थे और जो नासिरुद्दीन थे ये भी चाहते थे। इसी वजह से अंत में देखा जाए तो दिल्ली की बागडोर के ये तुगलक वंश दो भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, विभाजित हो गया। देखा जाए तो कौन था पहले ही कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर होने की वजह से इस पे कई बार आक्रमण किए गए। जो भी उसमें उसके जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वे विद्रोह करने लगे थे। जब ये बात पता चलती है कि नुसरत शाह भी इसका विद्रोह, या कह सकते हैं जो उसका छोटा भाई था वो भी विद्रोह करने लगा, इसमें जो अन्य राज्य थे वे भी इनका सहयोग करने लगे ताकि दिल्ली का विखंडन हो सके और जो छोटे छोटे राज्य हैं वे स्वायत्तता प्राप्त कर सकें या अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में अपने आप को घोषित कर सकें। इस वजह से इस प्रकार देखा जाए जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश का दो भागों में विभाजन हो गया। एक तो नुसरत, पहला विभाजन था नासिरुद्दीन महमूद जो दिल्ली की बागडोर को संभालते हैं, और जो दूसरे जो थे नुसरत शाह, ये फिरोजाबाद की राज सिंहासन को आसीन करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नासिरुद्दीन दिल्ली की बागडोर संभालते हैं। दिल्ली ये है, और जो नुसरत शाह थे फिरोजाबाद को संभालते हैं। इस प्रकार जब तुगलक वंश के भाग, कह सकते हैं तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया। इन दो भाग कौन कौन से थे आपको बताया गया था। एक तो नासिरुद्दीन महमूद शाह, दूसरे नुसरत शाह थे। इन दो दिल्ली की सिंहासन पे आसीन होते हैं। आखिर इतनी छोटी सी दिल्ली पे अगर दो साम्राज्य होंगे तो आखिर उन जो राज्य होंगे दो भागों में विभाजित होंगे। दो भागों में विभाजित होने के पश्चात नासिरुद्दीन जो पहले शासक बनते हैं, कह सकते हैं जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनको सिंहासन पर आसीन करते हैं। तो इसी वजह से वे दिल्ली की बागडोर को संभालते हैं।
दिल्ली पर तख्त होता है, और जो नुसरत शाह होते हैं इन्हें फिरोजशाह या फिरोजाबाद की राज सिंहासन या फिरोजाबाद जो था वहाँ का राज सिंहासन आसीन किया जाता है। ये इस प्रकार देखा जाए तो दोनों लोग दिल्ली के बागडोर संभालते हैं। देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं। देखिए नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही मध्य एशिया के जो महान सेना नायक होते हैं मंगोल आक्रमण होते हैं, ये यहाँ लिखते हैं। इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में जो मध्य एशिया के मंगोल आक्रमण मध्य एशिया के जो मंगोल होते हैं मंगोल के जो सेना नायक होते हैं सेना नायक सेना नायक जो थे तैमूर। मंगोल के सेना नायक कौन होते हैं उस समय? तैमूर होता है। तैमूर ने दिल्ली के सिंहासन पे या कह सकते हैं दिल्ली साम्राज्य पे आक्रमण करता है, या आक्रमण कब होता है? 1398 ईस्वी के करीब उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करते हैं। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं। जब तैमूर होता है उन्होंने दिल्ली सुल्तान पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात जो नासिरुद्दीन होते हैं वे कह सकते हैं कि जो नासिरुद्दीन थे या उस समय के जो शासक थे दिल्ली की राज सिंहासन या दिल्ली की जो बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाते हैं। क्या यहाँ कह सकते हैं उन्होंने आक्रमण के पश्चात आक्रमण के दौरान राजधानी छोड़ के भाग जाते हैं। राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। कौन भाग जाता है? जो नासिरुद्दीन महमूद होते हैं वो जब तैमूर आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पे उसमें आक्रमण करता है, तो वे कह सकते हैं दोनों लोग युद्ध नहीं करते। युद्ध न करने की वजह से जो नासिरुद्दीन होते हैं वे दिल्ली छोड़ कर भाग जाते हैं। कह सकते हैं एक प्रकार से उन्होंने दिल्ली की जनता को वैसे दूसरे के अपने हालत में छोड़ दिया कि जो भी होगा वो अपना देख लेंगे, ये हाल होता है। उस समय कौन था? नासिरुद्दीन के शासनकाल में ये कार्य होता है कि उन्होंने जब तैमूर आक्रमण करते हैं तो वे दिल्ली को वैसे छोड़ के भाग जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे दिल्ली को छोड़ के पुनः भाग जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो तैमूर होते हैं या कह सकते हैं जो मध्य एशिया के शासक होते हैं मंगोल होते हैं, उन्होंने दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं तुर्क एवं तुगलक वंश का अंत कर दे रहे हैं। तुगलक वंश का अंत कर देते हैं। क्या करते हैं? जब इन्होंने दिल्ली की कह सकते हैं राजधानी छोड़ के भाग जाते हैं, तो इस प्रकार देखा जाए जो अभी तक दिल्ली सल्तनत पर जो तुर्क आसीन होते थे या कह सकते जो अभी तक तुर्क थे वे दिल्ली की बागडोर संभालते थे। जब इन्होंने राजधानी छोड़ देते हैं तो उस पर मंगोलों का आक्रमण या कह सकते हैं मंगोल का दिल्ली सल्तनत पर आधिपत्य हो जाता है। आधिपत्य होने के पश्चात इस प्रकार उन्होंने दिल्ली में तुर्कों को भी समाप्त करते हैं। उसके साथ साथ जो तुगलक वंश था उनका भी पतन होता है या कह सकते हैं उनका भी समापन होता है। इस प्रकार देखा जाए तो और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु क्या होता है? 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि जो तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के बीच, जबकि नासिरुद्दीन का शासनकाल होता है 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के बीच। आखिर 2 वर्ष इन बीच में किसका शासनकाल होता है? ये आपके मन में एक सवाल आया होगा। इन 2 वर्षों के बीच में देखा जाए तो जो 1413 ईस्वी में जो होते हैं सरदारों ने जो यहाँ दिल्ली के राज सिंहासन पर जो सरदार होते हैं, सरदारों ने दौलत खां को नियुक्त करते हैं। कह सकते हैं दौलत खां को राज सिंहासन पे आसीन करते हैं। दौलत खां को राज सिंहासन पे आसीन करते हैं। कब करते हैं? 1413 ईस्वी में। कौन करते हैं? जो दिल्ली के सरदार होते हैं वे चाहते थे कि जो दौलत खां हो ये दिल्ली की बागडोर संभाले या कह सकते हैं दिल्ली का अगला सुल्तान हो। लेकिन इसी बीच में जो खिज्र खां होते हैं, जो खिज्र खां हैं कह सकते हैं पंजाब के जो सूबेदार होते हैं वे आके आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वे दिल्ली की राज सिंहासन आसीन करते हैं।
क्या होता है, तो पंजाब के सूबेदार होते हैं वे खिज़र खां आते हैं, उसके बाद आक्रमण करते हैं, उसके बाद वे राज सिंहासन ये कह सकते हैं दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में संभालते हैं, जो खिज़र खां होते हैं। इस प्रकार दिल्ली, इस प्रकार कह सकते हैं जो तुगलक वंश होता है, तुगलक वंश का अंत होता है और जो अगले शासक होते हैं जो खिज़र खां होते हैं, वे सैयद कह सकते हैं, जो अगला शासक होता है या कह सकते हैं अगला वंश जो होता है उसकी नींव रखते हैं। अगला वंश जो होता है दिल्ली सल्तनत या बागडोर संभालते में होता है सैयद वंश की नींव रखते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में सैयद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के विकास में या उसने प्रजा के सहयोग में क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।